इनकम करके रिकॉर्ड करेंगे, या कैश पेमेंट देंगे तो हम उसे नो मैम, रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, वी डू नॉट वेट फॉर अ नो। कैश टू बी पेड और अमाउंट कैश टू बी रिसीव. ओके, तो it is called as an accrual system that we record both cash as well as the credit transaction. accrued का मतलब होता है कि जैसे ही आप कोई इनकम अर्न करो, जैसे ही आपको पता है कि ये इनकम आपको मिलना चाहिए, जैसे ही आप उस इनकम को अर्न करो, यू विल हैव टू रिकॉर्ड दैट एज अ इनकम इन दैट पीरियड इन विच यू अर्न दैट इनकम. तुम्हाला आता ठीक आहे साहिल, दररोज उशीर हा, जिमचं टाइम बदलून टाकायचं. ओके, सो अक्रूवल मीन्स, देखो जो बंदा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, उसे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है. मान लो कि आई एम मेकिंग एन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द मंथ ऑफ जैन, तो जैसे ही उसके पास कुछ गुड सेल करके कैश आएगी, तो जितना सेल्स उसने कैश बेसिस पे किया है, मान लो उसने इस महीने में सिर्फ 10,000 का सेल किया कैश बेसिस, ओके, एंड देन ही पेड सम एक्सपेंसेस, उसने जो परचेसेस किए थे those also he paid on a cash basis. उसने परचेस के लिए 7,000 रुपीज दिया था. So purchases made on a cash basis and sales made on a cash basis. The person who is recording the transaction on a cash basis, he will record simply this transaction. But एक दूसरा बंदा है कि जो कि अक्रूवल सिस्टम को फॉलो कर रहा है. ठीक है, अक्रूवल सिस्टम को फॉलो कर रहा है. So he will be recording the sales as and when they are earned, as and when the sales, the income is earned. इनकम अर्न करने का मतलब है भले आपको वो कैश में मिले या ना मिले. इसने 10,000 के कैश सेल्स किए और क्रेडिट बेसिस पे भी इसने 5,000 के सेल्स किए, तो ही इज रिकॉर्डिंग दिस क्रेडिट सेल्स एज एंड व्हेन इट इज अर्नड. ही इज नॉट गोइंग टू वेट लाइक दिस पर्सन to receive the cash first and then record it. No, he's not going to wait like that. So the person who sells the goods on a credit basis, he will record it immediately, both the transaction. Cash तो होना ही चाहिए, right? Cash तो जैसे ही आपने goods दिए, cash मिल गई, आपको sales record करने वाले. The thing is only about an credit sales. The one who records the books of accounts on accrual basis, वो जैसे ही सेल्स करेगा, भले उसके लिए उसको पैसे ना मिले, उधारी पे उसने सेल किया है, but this income, this sales is earned in the month of Jan, so he will immediately record the sales in the month of Jan because this income is earned. इसे कहेंगे accrual system के अंदर earned. Income is earned, immediately record it. Don't wait for cash to be received. Credit यानी उधारी पे किया हुआ transaction, right? Okay. What about and purchases? For purchases also he will follow the same rule. Okay. So under the accrual system, whatever purchase he made on a cash basis पे उसने purchase किए 7,000 की goods. But उसने credit basis पे भी कुछ purchases किए. सामने वाले को बोला कि 2 महीने बाद 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा. उसने 2,000 की goods credit basis पे purchase किए. So as soon, expenses के लिए word use किया जाता है as soon he incurs the expenses. क्या होने चाहिए? इनकम एक्सपेंसेस इनकर्ड होने चाहिए. इनकर्ड का मतलब आपने जैसे ही परचेस कर लिया, आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, भले उसको पैसे आज दो या 1 महीने बाद दो या 2 दिन बाद दो. ओके, इनकर्ड का मतलब है आपकी लायबिलिटी जैसी बन गई, आपने किसी से सर्विस लिया, आपने किसी से गुड्स लिए, दैट मीन्स आपकी लायबिलिटी बन गई, आपने वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर दिया. यू विल नॉट वेट टू रिकॉर्ड दिस एक्सपेंडिचर इन द मंथ when you are actually going to pay the cash. आप उसके लिए वेट नहीं करोगे कि हाँ मुझे पहले कैश उसको पे करने दो, तो जिस महीने में मैं कैश पे करूंगा उस महीने में मैं खर्चा रिकॉर्ड करूंगा. नहीं, जैसे ही आपने इनकर्ड किया एक्सपेंडिचर को, आपको पता है ये पैसे आपको आज नहीं तो कल देने ही है, तो आप उसी महीने में, जिस महीने में एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो जाएगा, उसी महीने में आप इसको एक्सपेंडिचर के तौर पे रिकॉर्ड करोगे. So this is the difference between the accrual system of accounting and cash system of accounting. Okay, तो यहाँ पे आपको mainly 2 words आपको ध्यान रखने हैं. Income has to be earned and expenses has to be incurred. ठीक है, देखो इन दोनों की obviously profit and loss जो है ना, ये अलग अलग बताएंगे.
ये बंदा जो है जितना सेल्स पे किया है, मान लो ये प्रॉफिट कितने का बताएगा, हाउ मच ही विल बी शोइंग द प्रॉफिट, कितना बताएगी ये प्रॉफिट, यहाँ पे 3000 बताएगा। ओके, एंड इसने जो क्रेडिट बेसिस पे जैन में सेल किया था, बट वो तुरंत इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेगा, वो एक अपनी सिर्फ रफ बुक में लिख के रखेगा कि जैन महीने में मैंने कुछ क्रेडिट के सेल किए थे। ओके, तो वो ऐसा एक रफ बुक में लिख के रखेगा कि हाँ मैंने क्रेडिट पे 5000 का सेल किया और मैंने क्रेडिट पे कुछ परचेसेस किए हैं जो भी क्रेडिट बेसिस पर है। ओके, परचेसेस किए थे मैंने 2000 के, इसने भी इनकर किए थे एक्सपेंडिचर, बट ये कैश बेसिस पे अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो वो कैश पे करने के लिए या कैश मिलने के लिए वेट करेगा। अब जैसे ही इन द मंथ ऑफ पे उसे कैश मिल गई, ये जो क्रेडिट बेसिस पे उसने जान में सेल किया था उसके लिए उसको कैश मिल गई, तो वो तुरंत पे महीने के सेल्स में इसको डालेगा। ओके, एंड जैसे ही उसने फेब महीने में इस परचेसेस के लिए, जो परचेसेस उसने एक्चुअली जैन मंथ में किए थे बट उसके लिए उसने फेब में पेमेंट दिया, तो वो इसको फेब महीने में डालेगा। तो उसका फेब महीने का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे अब वो प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा 5000 सेल्स। ओके, एंड देन क्रेडिट साइड बड़ा है, तो क्रेडिट वाले सेल्स 5000 एंड क्रेडिट वाला परचेज, सॉरी क्रेडिट नहीं, इसके लिए तो ये कैश पेमेंट ये इस महीने में कर रहा है, तो जब वो कैश में पे करेगा तब उसे वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो हियर ही विल बी शोइंग द प्रॉफिट ऑफ, कितने का प्रॉफिट बताएगा वो इस महीने में, 5 - 2, इस महीने में 3000 का प्रॉफिट बताएगा। जबकि जो एक्रूअल बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, इसका जैन महीने का पोजीशन देखो कैसे होगा, सेल जो है ये टोटल 15000 के हैं, copy this on a debit side, find out the balancing figure here, 15000 minus 7000, डेबिट में जितने भी नंबर से माइनस करो, -2000। इसने जान महीने में कितने का प्रॉफिट बताया, जान महीने में कितने का पूरा प्रॉफिट बताया इसने, 6000 का, करेक्ट। जबकि जो कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, ये इस प्रॉफिट को स्प्लिट कर रहा है, ये भी टोटल मिला के इसका प्रॉफिट 6000 ही है, फेब का 3000 और जैन का 3000, बट क्योंकि ये कैश बेसिस पे फॉलो कर रहा है, इसका जैन का प्रॉफिट सिर्फ 3000 दिखेगा। नेक्स्ट महीने में जब इसका एक्चुअल सेल्स का वो कैश उसको मिल जाएगी और ये जो परचेसेस क्रेडिट बेसिस पे उसने किए थे उसके लिए भी वो कैश पे कर देगा, तब वो बचा हुआ 3000 का प्रॉफिट अगले महीने में बताएगा। बट जो अक्रूवल सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इसका कैश प्लस क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन दोनों एक ही महीने में रिकॉर्ड होंगे, एज सुन दे आर अर्न और एज सुन दे आर इनकर्ड, and in the month of Jan itself, he will be showing the entire profit of rupees 6000. तो प्रॉफिट कहीं जाने वाला नहीं है, इट्स ओनली द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पीरियड, कौन से पीरियड में आप उसको प्रॉफिट बताते हो, दैट डिफर्स अंडर द कैश सिस्टम एंड अंडर द अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओके, आर यू क्लियर, समझ में आया आप लोगों को, मैंने जो एक्सप्लेन किया वो प्रॉफिट दोनों का सेम ही होने वाला है, बट इसने वेट किया, जो क्रेडिट बेसिस पे इसने जैन में सेल किया था, जब तक इसके पैसे नहीं आए उसने उसको इनकम तब तक नहीं बताया जब तक उसके पैसे नहीं आए। इसने क्रेडिट पे इसने भी 5000 पे सेल किया, और उसने जैन महीने में तुरंत यहाँ पे नहीं डाला, बिकॉज ही इज फॉलोइंग द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओके, वो कहेगा जब एक्चुअल में पैसे आएंगे तभी मैं इनकम बताऊंगा, बट अक्रूवल वाला ऐसा कहेगा नहीं, उसको पता है कि ये मैंने सेल किया तो आज में कल पैसे आने वाले हैं, तो ये मेरा जैन महीने का ही इनकम है, ऐसा वो पकड़ के चलेगा। ओके, यस, एनी कंफ्यूजन यू हैव हियर, बोलो, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, या क्लियर, एवरी वन ऑफ यू क्लियर। कौन से दो वर्ड आपको अक्रूवल सिस्टम के लिए ध्यान में रखने हैं, विच टू वर्ड, expenses are incurred. Okay, the expenses will be recorded as soon they are incurred, and income will be recorded as soon the income is earned, whether the cash received or not. कैश आने की या कैश पेमेंट करने की राह मत देखते हुए। ओके, so let's go back to the concept, read about an accrual concept. In an accrual concept, the revenue is recognized or renounced.
दैट इज काउंटेड। रेवेन्यू कब आप काउंट करोगे या इनकम आप कब रिकॉर्ड करोगे? टू द पीरियड ड्यूरिंग विच इट इज रियलाइज, टू द पीरियड ड्यूरिंग विच इट इज रियलाइज। रियलाइज का मतलब आपने अर्न किया है, rather than receive, आप वेट नहीं करोगे इसको रिसीव करने का। The income will be the revenue, income will be recorded, will be realized, will be recorded immediately the income is realized. Okay, realized या income is earned. जैसे आप इनकम को अर्न करोगे उसी पीरियड में आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे, आप वेट नहीं करोगे। rather than received, उसको कैश में मिलने का आप वेट नहीं करोगे। ओके, and the costs are applied to the period benefiting from the services। आपको जैसे ही सर्विस का बेनिफिट मिल गया, आपने जैसे ही गुड्स परचेज कर लिए, कोई सर्विस का बेनिफिट मिल गया, आप तुरंत उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। यू विल नॉट वेट टू पे दोज एक्सपेंसेस। ओके, so as soon rather than when it is paid. In other words, the outstanding or the prepaid expenses and the income are considered under this concept. आउटस्टैंडिंग क्या होता है? एक्सपेंसेस वही होता है ना कि जो हमने कैश में पे नहीं किए हैं। करेक्ट। देखो जैसे हम कहते हैं कि सैलरी, जब भी सैलरी हम कोई महीने की पे करते हैं, अब सैलरी हमें पता है 50,000 देनी है, बट इसमें से 50,000 में से सपोज हमने जैन मंथ के लिए सिर्फ 20,000 वी ओनली पेड। सैलरी वैसे टोटल खर्चा तो हमारा 50,000 है, बट हमने कैश में कितना पे किया? कैश में पे किया था हमने सिर्फ 30,000। 50,000 में से सिर्फ 30,000 को हमने मान लो पे किया। अब जो सैलरी हमारी कैश में देनी बाकी है, ये हम जनरली क्या करके लिखते हैं, इसमें क्या करके ऐड करते हैं हम लोग? ऐड क्या कहते हैं हम? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, बिकॉज इट pertains to this period in which the salary is incurred। आपको सर्विस तो मिल गई ना, आपको सर्विस लोगों की कौन से महीने में मिली थी? जैन महीने में मिली थी। ओके, तो आप उनको पेमेंट अगर फेब महीने में दे रहे हो तो इट डजंट बिकम एन एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ फेब। वो फेब महीने का खर्चा नहीं हो जाएगा, वो जैन महीने का ही सैलरी का एक्सपेंडिचर रहेगा। भले आपको कंपनी उसके लिए, कंपनी को वो सैलरी पेमेंट एक्चुअली वो फेब में कर रहे हैं, बट इट इज द एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ जैन। तो सैलरी जो है, जितनी भी आप कैश बेसिस पे भी करोगे, प्लस जितना भी देना बाकी है, दोनों मिला के हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताते हैं। तो मान लो 20,000 टोटल सैलरी वॉज 50,000, उसमें से 20,000 अभी भी देना बाकी है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि 20,000 देना बाकी है तो वो इस महीने का खर्चा नहीं है। नो, इट इज स्टिल दिस मंथ एक्सपेंडिचर। तो टोटल सैलरी दैट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी 50,000 एंड नॉट ओनली 30,000। ओके, तो अक्रूवल सिस्टम मीन्स वो सारी एडजस्टमेंट करना जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रिलेटेड है या प्रीपेड एक्सपेंसेस के रिलेटेड है, मीन्स एन अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्रेडिट पे रहे ट्रांजैक्शन तो भी हमें उसे तुरंत रिकॉर्ड करना है। ओके ओके, देन लेट मी रीड फॉर few examples here. What are the examples of an accrual system? हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करेंगे सैलरी एक्सपेंडिचर में, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द accrual system of accounting. Rent we will be adding into the rent account. Okay, even though it is not paid in cash, but it is the expenditure for this period. एक फाइनेंशियल ईयर के जितने भी खर्चे हैं, वन फाइनेंशियल ईयर, ओके, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? 1st April 2020 to 31st of March 2021। इस फाइनेंशियल ईयर के जितने भी खर्चे हैं, भले आपने उसको कैश में पे किया हो या ना किया हो, it has to be recorded in this financial year. Okay, so all of these expenses which we show as an outstanding का मतलब क्रेडिट बेसिस पे, फिर भी हम उसको इस साल का एक्सपेंडिचर बताते हैं। हम इसको ऐड करते हैं सैलरी एक्सपेंडिचर में, एंड वी शो द टोटल सैलरी एक्सपेंडिचर एज including the outstanding salary. Okay, so these all are examples. Outstanding salary, prepaid expenditure is all example of an accrual system of accounting. जब तक वो पीरियड नहीं आएगा कि आप इस सर्विस को एक्चुअली यूटिलाइज कर रहे हो, आप एक्चुअली इस एक्सपेंडिचर जो है वो उस पीरियड के लिए है,
एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके जितने भी खर्चे रहेंगे, भले वो कैश में रहे या क्रेडिट पे रहे, वो उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होने चाहिए। जो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है, मान लो कि कोई एक्सपेंडिचर हमने एडवांस में पे किया है, ठीक है, तो टोटल से टेक एन एग्जांपल दैट आई पेड एंड रेंट। अब जब मैंने रेंट पे किया तो टोटल कैश पेमेंट में जो रेंट मैंने पे किया दैट वाज ₹1,00,000। अब इसमें से द 20,000 अमाउंट इज इन एडवांस, नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने पे करके रखा, तो क्या वो इस साल का एक्सपेंडिचर है क्या? इज इट द एक्सपेंडिचर फॉर दिस करंट ईयर? नो, क्योंकि मैंने एडवांस में पे करके रखा है, ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, इसीलिए हम प्रीपेड एक्सपेंडिचर जो है ये यहाँ से लेस करते हैं, because it is not pertaining to this financial year. So less prepaid rupees 20,000 will be deducted from here and it will be 80,000 expenditure. इस साल का प्योर खर्चा कितना है? सिर्फ 80,000। 1,00,000 जो कैश में पेमेंट किया था उसमें अगले साल का एडवांस इंक्लूडेड था, जिसे हम प्रीपेड कहते हैं। तो प्रीपेड हम, इफ यू रिमेम्बर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर हम हमेशा हटा देते हैं उस एक्सपेंडिचर से, बिकॉज इट इज नॉट परटेनिंग टू दिस फाइनेंशियल ईयर। जो इस साल का खर्चा नहीं है उसे इस साल में रिकॉर्ड मत करो, ओके, बिकॉज इट इज नॉट बीन इनकर्ड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, इट इज इनकर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो एक्चुअली अक्रूअल सिस्टम एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ये जो दो कंसेप्ट है ये हमेशा साथ साथ चलती है, क्योंकि आपको सिर्फ उसी पीरियड का खर्चा रिकॉर्ड करना है जिस फाइनेंशियल ईयर का वो खर्चा है, ठीक है। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहती है? ये चीज कहती है कि सिर्फ 12 महीने का खर्चा एक फाइनेंशियल ईयर में बताओ, इसके अलावा जो आप पहले एडवांस में जो एक्सपेंडिचर आप दे रहे हो, दिस विल नॉट बी एन एक्सपेंडिचर फॉर द करंट ईयर बट इट विल बी एन एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, देन रेंट आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने एडवांस में पे करके रखा है, तो दैट इज हम उसे लेस करेंगे एक्सपेंडिचर से, बिकॉज इट इज नॉट द एक्सपेंडिचर फॉर द करंट ईयर। वेजेस accrued एंड ड्यू, यानी वेजेस अक्रू हो गए हैं, हमें पे करना है, तो इसे इट्स लाइक एन आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हमने अब तक पे नहीं किए हैं बट वो होंगे, इस साल का ही एक्सपेंडिचर होगा, तो इस साल के एक्सपेंडिचर में से ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड कर दो। ओके, so what is the purpose? Because of this concept, the net profit or the loss of any period cannot be equal to the corresponding cash increase or decrease. Now never assume that कि यहाँ पे जब मैंने कहा कि प्रॉफिट मेरा 6,000 रुपीज हुआ, ओके, तो लेट मी वाइप ऑफ ऑल ऑफ दिस प्रीपेड वाली एडजस्टमेंट, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए सोचो, कैन आई से दैट वॉट एवर प्रॉफिट आई हैव अर्नड इज इक्वल टू द कैश दैट आई हैव अर्नड? इस एग्जाम्पल में क्या मैं कह सकती हूँ क्या कि जितना मुझे प्रॉफिट हुआ है उतनी मेरे पास कैश आई है, उतना मेरा कैश बढ़ गया है? कैन आई से दिस? थिंक फॉर अ मिनट, कैन आई से दैट कि अगर 6,000 मेरा प्रॉफिट हुआ है तो हाँ, मेरे बिजनेस की ड्रॉवर में 6,000 रुपीज है, 6,000 रुपीज मेरे बिजनेस की ड्रॉवर में जितनी भी कैश थी वो 6,000 से बढ़ गई। कैन आई से दैट? यस, कैन वी से दैट? कह सकते हैं क्या हम ऐसा? यस लिम्बा जी, कैन वी से दैट? क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना प्रॉफिट बताया है उतने से मेरी कैश बढ़ गई है क्या? सच में उतनी से कैश बढ़ गई है कि उससे ज्यादा अमाउंट से बढ़ी है कि उससे कम अमाउंट से कैश बढ़ गई है मेरी? प्रॉफिट होना मतलब इज डज नॉट इक्वल टू द कैश अंडर द अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्यों? कैश देखो आपके पास कितनी आई थी, कैश 10,000 आई थी, ओके, और आपने कैश पेमेंट कितना किया था? 7,000। ये दोनों तो क्रेडिट बेसिस पे थे, ये 5,000 आपको मिले नहीं और ये 2,000 आपने पे किए नहीं, तो ये तो कैश नहीं है। तो कैश में क्या था आपके पास? सिर्फ एक 10,000 की कैश आई, उसमें से आपने 7,000 कैश पे किया, तो आपके पास एक्चुअल में प्रॉफिट अगर आपका 6,000 हुआ है, बट आपके पास जो कैश इंक्रीज है, जो एडिशनल कैश आई है वो सिर्फ 3,000 है। So under the accrual system of accounting, profit will never be equal to the cash generated from the business, क्योंकि यहाँ पे हम उधारी वाले ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर?
यस, समझते का या साहिल, कैन आई से दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू द Yes, कैश? ma'am. यस जुबेर, कह सकते हैं क्या हम प्रॉफिट इज इक्वल टू द कैश? Okay. So going concern concept, there is one more concept after the accrual system of accounting, going concern concept. It assumes that you are not going to close down your business. You are going to continue with your business for a longer period of time. So why this concept is important? जब आप आपके बिजनेस को क्योंकि गोइंग कंसर्न एज्यूम नहीं करोगे, ओके आई एम सेइंग जब आपके बिजनेस को आप गोइंग कंसर्न एज्यूम नहीं करोगे तो आपके जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है आप इसको मार्केट वैल्यू पे बताओगे। जैसे कि कल आपको आपका बिजनेस सेल करना है तो हाँ आप सोचोगे कि हाँ इस एसेट की मार्केट में वैल्यू कितनी है, क्योंकि अब मुझे मेरा बिजनेस बंद करना है। गोइंग कंसर्न नहीं है तो, गोइंग कंसर्न है तो will always show our assets and liabilities at a historical cost। 10 साल पहले ली हुई बिल्डिंग, 10 साल पहले लिया हुआ लैंड, 10 सालों के बाद भी हम उसी वैल्यू पे बताते हैं बुक्स में जिस वैल्यू पे उसको ओरिजिनली लिया था, उसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। 10 साल पहले हमने उसको 10 लाख में लिया था तो अभी भी 10 सालों बाद हम उसे 10 लाख रुपीज पे ही बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ओके, ये कंसेप्ट ये कहती है कि जब तक आपका बिजनेस आप कंटिन्यूड रखने वाले हो तब तक आपको आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है ये आपको बतानी है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। जिस दिन आप सोचोगे कि आपको आपका बिजनेस बंद कर देना है उस दिन आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे बताओ, क्योंकि आपको बंद करना है तो आपको सेल करने हैं आपके एसेट्स और आपको लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। तो फिर उस केस में आपकी जो मार्केट वैल्यू रहेगी एसेट्स की वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट से अलग रहने वाली है। करेक्ट, वो वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट से अलग रहने वाली है। इसलिए जब आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं रहेगा यू विल बी शोइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट अ मार्केट वैल्यू। But when a business continued with the intention to continue the business and not shut down the business, all the assets and liabilities will be shown at a historical cost। ओरिजिनल कॉस्ट, जितने कॉस्ट पे वो ओरिजिनली लिए थे उसी कॉस्ट पे वो बुक्स में बताए जाएंगे। Okay, so that was the fourth concept called as an going concern concept. Now this next question is on this. Okay, the going concern concept implies that business will continue for a fairly longer period of time। yes or no? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहती है? हाँ कि आप आपका बिजनेस अभी भी कंटिन्यू रखने वाले हो, बहुत दिनों के लिए आप ऐसे ही बिजनेस करने वाले हो, आप आपके बिजनेस को बंद नहीं कर रहे हो। ओके, ठीक है। ट्रू और फॉल्स क्या है ये? व्हाट इज दिस देन? इज इट ट्रू और फॉल्स? यस सचिन, speak up something. In a financial accounting, all finance transactions are to be recorded as having a dual aspect। ट्रू और फॉल्स? सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डुअल एस्पेक्ट के साथ करते हैं या नहीं करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डुअल एस्पेक्ट्स? Dual aspects mean debit is equal to credit, right? That means the dual aspect, that every transaction there will be one giver and has to be one receiver. That is called as a dual aspect. Next, the consistency convention implies that the accounting practices let's quickly have a look at what is the consistency concept. I think yesterday only while talking, I explained you what is this consistency concept. Consistency concept says that if you are following any one particular accounting policy, follow it consistently. For example, if you are doing an depreciation um, under the straight line method, okay, then within same financial year ऐसा मत करो कि इस साल straight line method से किया फिर next year you do it with an WDV method, अगले उसके वापस अगले साल आप वापस straight line method पे आ गए। So this is not allowed। Consistency concept says that whatever accounting principle and practices you are following, consistently follow them।
Don't change it in between unless and otherwise there is a valid reason to change that method. जहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स चेंज हो गए, इनकम टैक्स के कुछ नॉर्म चेंज हो गए, एंड फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस ऑफ और बेटर शोकेस ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इफ यू वांट टू शो दैट, आपको लगता है कि नहीं मैं दूसरी मेथड अडॉप्ट करूंगा तो मेरा अकाउंट जो है ये ज्यादा एक्यूरेटली दिखेंगे, या यू नो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट मेथड, देन you can change it. But otherwise, consistency concept says that whatever uh, policies you are following, please follow that consistently. Don't change it very often. Okay, उसको बार बार एक साल से दूसरे साल में आप चेंज करते मत रहो. Okay, so coming back here, consistency concept, there is a different method, there are different methods and different or accounting policies and methods, different or certain rules and assumptions. Okay, so there will be different methods that you can follow and certain assumptions and policies that you can follow. Stock valuation की methods होती है, depreciation की अलग अलग methods होती है, but आप जो भी method या rule को follow कर रहे हो, so certain rules and assumption, in order to make the result of one year comparable with those of the other year, एक साल के रिजल्ट्स को आपको दूसरे साल के रिजल्ट के साथ अगर कंपेयर करना है, देन फॉलो इट कंसिस्टेंटली. हर साल आप कंपेयर नहीं कर पाओगे. एक साल आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से बता रहे हो तो आपका डेप्रिसिएशन कम दिख रहा है, नेक्स्ट ईयर आपने उसको WDV मेथड से बता दिया तो आपका डेप्रिसिएशन बढ़ गया, डेप्रिसिएशन बढ़ गया तो प्रॉफिट कम दिखेंगे. ओके, तो आपके परफॉर्मेंस में कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बट क्योंकि आपने एक मेथड से दूसरे मेथड में चेंज किया तो उसकी वजह से आपकी प्रॉफिट एंड लॉस कंपेरेबल नहीं होंगे. पिछले साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट बताएगा और इस साल बहुत कम प्रॉफिट बताएगा, जबकि आपके रियल परफॉर्मेंस की वजह से ये डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस किसकी वजह से आया? क्योंकि आपने एक आपका मेथड जो था डेप्रिसिएशन का वो चेंज किया. सो ऐसा करना अलाउड नहीं है. कंपनी शुड नॉट डू दिस. दे शुड कंसिस्टेंटली फॉलो द वन मेथड फ्रॉम वन ईयर टू द अदर ईयर. What are the examples? The method of charging the depreciation should remain unchanged from one year to other year. हर साल आप इसको चेंज मत करो. ओके, एंड अगर आपको 2-3 सालों बाद या जब भी आपको लगे कि नहीं अभी चेंज करना जरूरी है बिकॉज ऑफ सम चेंजेस विच इज हैपनिंग, देन आप उसको चेंज कर सकते हो. बट उस केस में एक थोड़ा अकाउंटिंग स्पेशल होता है, जिसे कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमें देना पड़ेगा. रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी एज इफ आपने WDV मेथड अगर पहले से आपने बुक्स में फॉलो किया रहता तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस कैसे दिखते थे, वो उस तरीके का आपको प्रॉफिट एंड लॉस का इम्पैक्ट उस साल में देना होगा जिस दिन आपको ये मेथड चेंज करनी है, उस दिन, उस साल. ओके, सो अदरवाइज कंसिस्टेंटली फॉलो एवरी ईयर, कंसिस्टेंटली फॉलो द मेथड दैट यू आर फॉलोइंग. तो यहाँ पे इन्होंने दोनों एग्जाम्पल दिए, एक डेप्रिसिएशन का एंड जैसे मैंने कहा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू करने की जो मेथड्स होती है वो भी दो अलग अलग 2-3 मेथड्स है. एक फीफो है, इसे लीफो कहते हैं, और सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज मेथड से. ये मेथड्स कभी भी आपको इन डेप्थ सिखाई नहीं गई है. आपको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक क्या बोला गया कि हाँ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी इतनी है. ओके, एंड उसमें भी हम क्या करते थे कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे बतानी है या मार्केट प्राइस पे बताना है. तो वहां पे हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर. वहां पे हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. जो कम है सबसे पहले वो बताओ, क्योंकि प्रॉफिट को एज्यूम मत करो कि प्रॉफिट होगा, बढ़ा चढ़ा के मत बताओ, एंड लॉस होने वाला है तो तुरंत बता दो. ओके, दैट इज देयर. सो फॉलो दी मेथड्स कंसिस्टेंटली. जो भी फॉलो कर रहे हो एक साल से दूसरे साल तक कंसिस्टेंटली फॉलो करो. So this is true, and the consistency convention implies that the accounting practices should remain unchanged from one period to other period. Okay, last concept, the periodicity concept implies that every business transaction has a double effect of equal amounts. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहती है कि उस पीरियड के जो आपके खर्चे हैं उसी पीरियड में, उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करो. एक साल के पूरे 12 महीने के खर्चे आपके उस फाइनेंशियल ईयर में दिखाई देने चाहिए. पर आगे इसके आगे क्या बात कर रहे हैं? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट इम्प्लाइज, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये कहता है दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ डबल इफेक्ट. अब ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहेगा क्या?
कि एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव अ डबल इफेक्ट? नो, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है ये कहेगी कि एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव अ डबल इफेक्ट। ओके, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये कहेगा कि 12 महीने के आपके जो भी खर्चे और इनकम है वो 12 मंथ्स के एक्सपेंडिचर एक साथ आपके रिकॉर्ड होने चाहिए, एक फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होने चाहिए। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, 9th वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहेगा दैट एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव अ इक्वल डेबिट विल इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट। ओके, yes, okay, so with that, yeah, we stop the revision over here.